स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की होम साइंस चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है कार्य आजीविका तथा जीविका। इसका पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो वर्क लाइवलीहुड एंड करियर हमारा चैप्टर है। आइए स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। आप अपनी प्रॉब्लम्स वहां पे बता सकते हैं, उसके ऊपर जरूर कोई ना कोई वीडियो बनाई जाएगी। हमारा मोबाइल ऐप है एकलव्य ऑफिशियल नाम से, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं क्योंकि जल्दी ही जो हमारी ई बुक्स आने वाली हैं वो सिर्फ और सिर्फ एकलव्य ऑफिशियल ऐप पे ही आपको मिलेंगी। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर बात करें आज हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आज हम पढ़ेंगे वर्क, एज, जेंडर के बारे में। और जेंडर इश्यूज पढ़ेंगे हम, वर्क से जुड़े हुए कुछ, और केजीबीवी, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एटीट्यूड्स एंड अप्रोचेस टू वर्क एंड लाइफ स्किल्स फॉर लाइवलीहुड। और एटीट्यूड्स एंड अप्रोचेस टू वर्क, लाइफ स्किल्स फॉर लाइवलीहुड, एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स एट वर्क प्लेस, ये हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद का जितना भी बचता है वो हम अपने पार्ट थर्ड में कवर कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कार्य, आयु और जेंडर। ठीक है, वर्क, एज एंड जेंडर। तो एक ऐसी हमारे भारतीय समाज में सोच बनी हुई है, जो मेहनताना काम होते हैं, हार्ड वर्किंग काम होते हैं, वो ऐसा समझा जाता है कि वो पुरुषों के लिए बने हैं, सिर्फ मेल्स के लिए बने हैं। हमारे मेल डोमिनेंट सोसाइटी में ऐसा माना जाता है कि जो जितने भी हार्ड वर्किंग काम हैं वो सारे बने हैं किसके लिए, पुरुषों के लिए। जबकि जैसे नर्सिंग जैसे जो काम होते हैं, नर्स का काम और जो घरेलू काम, ऐसा समझाता है ये सिर्फ स्त्रियों के लिए बने हैं। जबकि ऐसा आज के टाइम में बिल्कुल भी नहीं है। मॉडर्न जमाने में आप अगर हॉस्पिटल में देखोगे तो नर्स के साथ में आपको ब्रदर भी मिलेंगे, सिस्टर और ब्रदर जिसको हम कहते हैं। जो नर्सिंग के काम में पुरुष जो इन्वॉल्व होते हैं उनको ब्रदर के रूप में हम जानते हैं। तो आप देखोगे तो नर्सिंग के ही लाइन में पुरुष भी होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हम मान सकते कि जो हार्ड वर्क है वो सिर्फ पुरुष कर सकते हैं। महिलाएं भी पुरुषों को टक्कर देती हैं कंधे से कंधा मिला के आज के टाइम पे। पर हमारे भारतीय समाज की जो एक धारणा बनी हुई है उसमें यही चलता आ रहा है कि जो मेहनताना काम है वो सिर्फ और सिर्फ, जैसे आपको फॉर एग्जांपल बताऊं, कोई अगर मेहनताना कोई मजदूरी का काम करता है तो ऐसा माना जाता था कि सिर्फ पुरुष कर सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पे स्त्रियां भी करती हैं। आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है कार्य के संबंध में जेंडर मुद्दे। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहला जो एक हमारा पॉइंट है वो है लिंग तथा जेंडर में भिन्नता। आपने दो शब्द सुने होंगे, लिंग जिसको हम सेक्स भी लिखते हैं, फॉर्म फिल करते हैं तो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज योर सेक्स, मतलब मेल है या फीमेल है। और जेंडर भी आप कंफ्यूज, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, लिंग तथा जेंडर, सेक्स और जो आपका वो जेंडर होता है उसको एक ही समझ बैठते हैं, एक ही उसका मीनिंग लगा लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, आइए आपको बताता हूं मैं। देखिए जो हम अगर हम देखें, जो अगर हम सेक्स वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है, अगर कहीं फॉर्म वगैरह फिल करते टाइम, तो वो जो सेक्स वर्ड होता है वो हमारी जैविक विशेषताओं को दर्शाता है, हमारे जननांगों की विशेषताओं को दर्शाता है, हमारे अनुवांशिकी को वो दर्शाता है। ठीक है, और अगर हम देखते हैं जो जेंडर होता है, जेंडर हमारी सामाजिक पहचान को दिखाता है। ठीक है, हमारी सामाजिक पहचान को जेंडर दिखाता है। लिंग जो होता है वो हमारी जैविक पहचान को दिखाता है, बायोलॉजिकल पहचान को दिखाता है, जबकि जेंडर हमारी सोशल सोसाइटी में हमारी क्या पहचान है उसको दिखाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, ये डिफरेंस आपको याद रखना है। जैसे आपको एक वर्ड पता होगा नर और मादा। नर वर्ड जो है वो यूज किया जाता है लड़कों या पुरुषों के लिए, जबकि मादा शब्द लड़कियों और महिलाओं के लिए यूज किया जाता है। तो लिंग तथा जेंडर में यह भिन्नता है कि जेंडर को मान्यता सोशल, मतलब हमारे समाज में होती है, लिंग हमारा बायोलॉजिकल एक टर्म होता है। अगला पॉइंट है स्त्रियों को पुरुषों से कमतर देखना। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे भारतीय समाज के अंदर एक ऐसी धारणा रही है, स्त्रियों को हमेशा से पुरुषों से कम या कमतर आंका जाता है। और जो हार्ड वर्किंग जितने काम हैं, घर के बाहर के जितने काम हैं, उसमें मेल डोमिनेंट सोसाइटी में पुरुषों को करने दिए जाते हैं। बड़े बड़े फैसले जो होते हैं, जो अधिकार होते हैं, राइट्स होते हैं, वो महिलाओं को उतने नहीं मिल पाते जितने पुरुषों को मिलते हैं। तो स्त्रियों को जो ये पुरुष होते हैं उनसे कमतर देखा जाता है। और समान वेतन ना मिलना, ये आपने अपने घर के आसपास भी देखा होगा। अगर कभी आपने घर बनवाने का कोई काम देखा हो, तो जो वहां पे मिस्त्री और जो लेबर आती है, वहां पे
सबसे ज्यादा मेहनत एक महिला करती है जब अपने सर पे वो टोकरी उठाती है, वो तसला जब वो अपने सर पे तपती धूप में उठाती है, और उसको जब शाम को जब पैसे देने की बात आती है तो पुरुष को ज्यादा दिहाड़ी दी जाती है, वहीं महिलाओं को कम पैसे दिए जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, आज के टाइम पे भी चला आ रहा है अभी तक, समान वेतन ना मिल पाना। ठीक है, ये भी एक मुद्दा है। तो लेकिन इसको चेंज करने की जरूरत है, इस मानसिक धारणा को चेंज करने की जरूरत है कि महिलाएं आज के टाइम पे पुरुषों को कंधे से कंधा देके टक्कर दे सकती हैं हर काम में। आप देखोगे तो प्लेन उड़ाना सिर्फ पुरुषों का काम नहीं है, महिलाएं भी पायलट होती हैं। आर्मी में चले जाइए, दिल्ली पुलिस में चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, आपको फीमेल का भी अब आप देखने को मिलेगा। क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट टीम में भी आपको विमेंस का देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और मुद्दों के बारे में देखते हैं। कमाने के बावजूद स्त्रियों को स्वतंत्र निर्णय लेने से मनाही। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है, स्त्रियां घर की इकोनॉमी संभालती हैं, स्त्रियां काम पे जाती हैं तब घर चलता है, लेकिन फिर भी इतना कमाने के बाद, इतना ज्यादा आत्मनिर्भर होने के बाद भी उनको स्वतंत्र निर्णय लेने से रोका जाता है। उनको फ्रीली, उनको कोई भी डिसीजन नहीं लेने दिया जाता। ठीक है, महिलाओं पे बहुत सारी पाबंदियां लगा दी जाती हैं हमारे समाज में, और स्त्रियों को केवल गृहिणी, एक चार दीवारी के अंदर रोटी और खाना पकाने वाली स्त्रियों के रूप में आका जाता है। ठीक है, एक गृहिणी के रूप में देखा जाता है महिलाओं को। इससे बाहर कोई कोई ही होता है जो महिलाओं को इससे ऊपर लेवल का सोचता है। आधुनिक युग में अगर हम मॉडर्न टाइम में देखें तो महिलाएं पहले की अपेक्षा ज्यादा सशक्त हुई हैं, एम्पावर हुई हैं। पहले के टाइम पे इतनी सशक्त मतलब महिलाएं नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे महिलाएं पुरुषों को टक्कर दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं, घर के बाहर रोजगार से महिलाएं अधिक आत्मनिर्भर हुई हैं। ये देखिए, घर के अंदर महिलाएं पहले काम करती थी तो वो इतना ज्यादा आत्मनिर्भर नहीं होती थी, जबकि आज के टाइम पे महिलाएं पुरुषों को टक्कर दे रही हैं और खुद आत्मनिर्भर बन रही हैं। एक महिला आज के टाइम पे खुद को और अपने बच्चों को पाल सकती है। इतना महिला के अंदर जो है मतलब पावर, इतनी महिला के अंदर है आज के टाइम पे। अब महिला नहीं डरती किसी से, पहले के समाज में उसको दबा के रखा गया, पर आज के टाइम पे महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं और होना भी चाहिए। और परिवार के आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। अगर जो ज्यादा सिविलाइज सोसाइटी है, पढ़े लिखे लोग हैं, उसमें जो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलके भी जॉब करते हैं, जिससे जो फैमिली की जो इकोनॉमी होती है वो और अच्छी होती है, पैसे और ज्यादा आते हैं, परिवार की आर्थिक स्थिति और अच्छी रहती है। और वर्तमान में महिलाएं जो है वो पुरानी प्रथाओं को लांग कर, यानी कि क्रॉस करके, जो पुरानी रीति रिवाज रूढ़िवादिताओं को क्रॉस करके एक नया जीवन रच रही हैं महिलाएं, कार्य कर रही हैं। पुरुषों के जो काम होते थे, जो सिर्फ पुरुषों के लिए समझे जाते थे, जैसे जिम करना, ऐसा माना जाता था कि सिर्फ पुरुष ही जिम कर सकते हैं, पर नहीं, आज के टाइम पे महिलाएं भी जिम करती हैं। हॉकी खेलना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, हर जगह पे महिलाएं भी पुरुषों को टक्कर दे रही हैं। चाहे आप पहलवानी देख लीजिए। ठीक है, अगर आपको पहलवानी और कितने आप स्पोर्ट्स में आप देख लीजिए, विमेन कितनी सारी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, समाज में बालिकाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ सरकारी प्रयास। हमारी सरकार ने, हमारी गवर्नमेंट ने क्या काम किया है बालिकाओं, जो लड़कियां हैं, उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए। तो दो चीजें आपको पढ़ाऊंगा इस टॉपिक के अंदर। पहली है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, KGBV। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। सेकंड है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इससे आप सब अवगत होंगे, आपको पता भी होगा, आपको मैं और डिटेल में बताऊंगा इस योजना के बारे में। आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इसमें क्या है, यह सर्व शिक्षा अभियान द्वारा एक अभियान चलाया गया था कि जिसमें हमारे देश के सभी बच्चों को, सभी बालिकाओं को, मतलब क्या है कि शिक्षा से अवगत कराना, शिक्षित करना, ये उद्देश्य था। और इस अभियान के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिकूल परिस्थितियों में, यानी कि बुरी से बुरी कंडीशन में जो गांव में जो लड़कियां रहती हैं, उनको विद्यालय में दाखिले की ये एक योजना बनाई गई थी उनके एडमिशन के लिए। और ये जो KGBV, ये जो एक योजना है, ये हर जिले के पिछड़े हुए खंडों में खोले जा रहे हैं। ये जो योजना के तहत ये जो विद्यालय हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ये पिछड़े से पिछड़े जिलों में अब खोले जा रहे हैं। और भारत सरकार के नए कानून, भारत इंडियन गवर्नमेंट का एक नया लॉ है जिसका नाम है राइट टू एजुकेशन, उसको लागू करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हुई है योजना। ठीक है, जिससे सभी को एक एजुकेशन तक एक्सेस मिल पाए। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ योजना। आप भी इसको जानते होंगे, बचपन से आपने ये एक स्लोगन सुना भी होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप गवर्नमेंट स्कूल से हैं तो आपके स्कूल में कहीं ना कहीं एक फोटो भी दीवार पे बना होगा इसका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। तो देखते हैं इसका पहला पॉइंट क्या है। बेटियों के प्रति बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए देश की केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो आज के टाइम पे लड़कियों को, खासकर बेटियों के प्रति जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, बेटियों का जो अनुपात है वो कम होता जा रहा है, लड़कियों का, लड़कियां धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, हमारा लिंग अनुपात भारत का कम है अगर हम देखें। और इसी को सुधारने के लिए, इन अपराधों को रोकने के लिए इस योजना की शुरुआत करी गई, ताकि गरीब परिवारों की जो बेटियां हैं उनको बचाया जा सके। क्योंकि गरीब परिवारों में ऐसा माना जाता है बेटी अगर हो गई तो उस पर सिर्फ पैसा खर्च होगा, वो पराया धन है, ऐसा समझा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर बेटी को पढ़ाया जाए तो वो एक परिवार नहीं, दो परिवारों को पढ़ाती है। एक तो खुद जहां पर वो रहती है और दूसरा जहां पर वो शादी के बाद जाती है। तो ये ऐसी धारणाएं जो पुरानी थी वो खत्म हो रही हैं और नया विचार अब समाज में आने लगा है, और बच्चियों को, बेटियों को शिक्षित करने के लिए ही ये योजना बनाई गई। आगे बढ़ते हैं। इसी योजना में कुछ खास चीजें आपको बताता हूँ याद रखने के लिए। इसको लॉन्च किया गया था 22 जनवरी 2015 को, और घोषणा इसकी भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की थी। और इसका लक्ष्य क्या था, वो था लड़के एवं लड़कियों के लिंग अनुपात को सेंटर में रखना, एक बैलेंस बनाए रखना लिंग अनुपात में। और बजट का आवंटन जो था इसके लिए लगभग 100 करोड़ रुपए का किया गया था। और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है, अगर आप टीवी में ऐड वगैरह देखोगे तो माधुरी दीक्षित इसमें आती हैं। और इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इसमें एक पॉइंट और है, बेटियों की सुरक्षा एवं शिक्षा के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना। ये भी इस योजना के अंदर एक इसका हिस्सा है कि लोगों को जागृत करना, प्रोत्साहित करना कि बेटियों को सुरक्षित रखा जाए और शिक्षा के लिए, मतलब कभी भी बेटियों को ना रोकें, बेटियों को मतलब पढ़ाया जाए, बेटियों को पढ़ने से रोका ना जाए। अगला टॉपिक है, मतलब अगली की जो हेडिंग है वो है सुकन्या समृद्धि खाता। अब ये सुकन्या समृद्धि खाता क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो बेटी बचाओ और ये जो योजना है बेटी पढ़ाओ वाली, इसमें क्या है कि सुकन्या समृद्धि योजना भी है, और इसके अंदर एक खाता होता है जो कि छोटी बच्चियों के लिए खोला जाता है, छोटी बेटियां जो हैं उनके लिए खोला जाता है। और इस खाते में क्या होता है, उनके जो माता पिता होते हैं, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, गार्जियंस होते हैं, वो अपनी बेटियों के लिए पैसे की बचत करते हैं, सेविंग्स करते हैं, और जिसका उपयोग फिर उस पैसे का बेटी की शादी में किया जाता है, आगे जो खर्चा आता है बेटी की शिक्षा के लिए किया जाता है। और ये जो खाता खुलता है, अकाउंट होता है, इसमें जो ब्याज होता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है, ब्याज पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। अगला टॉपिक है बेहतर ब्याज दर। अब ये बेहतर ब्याज दर का मतलब क्या है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत जितने जो खाते खोले जाते हैं, ठीक है, जो बचत खाते होते हैं, उनके अंदर जो सेविंग अकाउंट में क्या होता है, जो ब्याज की जो रेट होती है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो ज्यादा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता है उसके अंदर, आपके पैसे धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। अगला है पैसे की निकासी। अब विड्रॉल कैसे होते हैं पैसे, आइए देखते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो बच्चियों के, जो बेटियों के माता पिता पैसे जमा करते हैं, उनके माता पिता के नाम से पैसे जमा जो होते हैं, उसको क्या करते हैं कि बच्ची के 21 साल तक की आयु तक वो जारी रख सकते हैं। जैसे ही लड़की की उम्र 29 साल तक या 29 से क्रॉस करती है, या लड़की 18 से 29 साल तक की आयु के बीच में शादी करने का फैसला अगर करती है, तो उसका जो फंड होता है वो मैच्योर्ड माना जाता है। और वो जो पैसा होता है वो स्वयं लड़की जो होती है वो इस पैसे को निकाल सकती है, ठीक है, जो पैसे जमा किए जाते हैं बचपन से। अगला है स्कूलों की, विद्यालयों की फीस नहीं देनी होगी। इस योजना के तहत क्या होता है कि जो सरकारी स्कूलों में जो बच्चियां, बेटियां, जो लड़कियां पढ़ती हैं, उनसे किसी टाइप की फीस नहीं ली जाती स्कूल के द्वारा। और कुछ जो प्राइवेट स्कूल्स भी होते हैं वहां पर भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट जरूर मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कार्य के प्रति मनोवृत्तियां तथा दृष्टिकोण। कार्य के प्रति मनोवृत्तियां तथा दृष्टिकोण, एटीट्यूड एंड अप्रोचेस टू वर्क। इसमें क्या है, आइए देखते हैं। मनोवृत्ति का मतलब होता है सोच, ठीक है, हमारे क्या विचार हैं। तो जो लोग अपने कार्यों को खुशी से करते हैं वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग जॉब करते हैं तो वो अपने आप पे प्रेशर ले लेते हैं, तनाव ले लेते हैं, खुशी से नहीं करते अपनी जॉब को, बाद में क्या होता है, वो अपने काम से दुखी रहते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा, वो अपने काम से फिर वो दुखी रहते हैं। और आगे देखते हैं।
कार्य करते समय हेल्दी डाइट अगर हम लेते हैं, अगर अपना कार्य हम अच्छे से करते हैं, बीच बीच में ब्रेक लेते हैं हम, ठीक है, अगर ब्रेक लेते हैं बीच बीच में, लगातार अगर हम कोई काम को बोझ समझ के नहीं करना, हमें बीच बीच में ब्रेक लेते रहें, हेल्दी डाइट खाते रहें, जिससे हम अपने काम को आनंद से कर पाएंगे, सेटिस्फिकेशन मिलेगी हमें। क्योंकि अगर किसी काम को हम जल्दी जल्दी या प्रेशर में करते हैं तो क्या होता है कि हम उस काम में अपना बेस्ट नहीं दे पाते, ठीक है, संतुष्टि नहीं मिलती। और यदि कार्य को हम बोझ समझ कर करते हैं तो हमेशा हमें असंतुष्टि मिलेगी, कभी भी सेटिस्फिकेशन नहीं मिलेगी। आप खुद ट्राई करके देख लेना, सिलेबस की बात नहीं कर रहा, ये प्रैक्टिकल चीज है। किसी काम को मन लगा के करोगे तो आपको खुशी मिलेगी, अगर किसी काम को बोझ समझ के करोगे, पढ़ाई है जैसे, बोझ समझकर अगर उसको आप पढ़ोगे तो कभी आप अच्छे नंबर नहीं ले पाओगे। आगे देखते हैं। अब एक चीज होती है कि कुछ लोग क्या करते हैं, ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति से अपनी तुलना करते हैं। जैसे मान लो आप हो, आप जॉब करते हो, आपसे ऊंची पोस्ट पर एक व्यक्ति और है जिसकी सैलरी ज्यादा है, जिसकी इज्जत ज्यादा है, उसकी सैलरी पोस्ट वगैरह हर चीज में आपसे आगे है। आप तुलना करोगे उससे, यार वो तो इतने ज्यादा कमाता है और उसकी सैलरी भी ज्यादा है, मेरी तो कम है। तो आप तुलना जहां भी कर दोगे तो आप वहीं आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपको असंतुष्टि होगी, आप ना खुश हो जाओगे अपने आप से। और इसी के उलट एक चीज और होती है, अगर आप अपने से नीचे के पद के व्यक्ति से तुलना करोगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी कि यार चलो, इससे जो मेरे नीचे की पोस्ट पे है इससे तो मैं ज्यादा ही कमाता हूँ। तो ये अलग अलग दृष्टिकोण होता है हर किसी का। कोई ये देखता है कि मेरे से जो ऊपर है उसको देख देख के क्या होता है, संतुष्टि नहीं आती उसे। कोई कोई ऐसा होता है जो ये सोचता है यार मेरे से तो नीचे पोस्ट पे भी बहुत सारे हैं, कम से कम मैं उनसे तो ऊपर हूँ। ठीक है, तो ये एक अलग प्रकार की सोच होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आजीविका के लिए जीवन कौशल, यानी कि लाइफ स्किल्स फॉर लाइवलीहुड। इसमें क्या है ये देखते हैं। जीवन कौशल, जिसको हम लाइफ स्किल्स भी कहते हैं, ठीक है, जीवन की कुछ स्किल्स। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को जीवन की दैनिक चुनौतियां, डेली लाइफ में जो हमारी चुनौतियां होती हैं, स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, उससे निपटने के लिए हमें कुछ स्किल्स चाहिए होती हैं जिनको हम लाइफ स्किल्स कहते हैं। और तथा व्यक्ति को अपने जीवन की दैनिक आवश्यकताओं से अच्छे तरीके से निपटने के योग्य बनाती हैं ये स्किल्स। अगर हमारे अंदर लाइफ स्किल अच्छी होंगी तो हम डेली की चुनौतियों से, डेली की प्रॉब्लम से टैकल कर पाएंगे, उन्हें हम उनको अच्छे से हम सहन कर पाएंगे। अब इसमें कुछ स्किल्स होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम कभी काम भी करते हैं, कहीं जॉब करते हैं, कहीं कोई भी काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो कुछ स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आपके अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्किल होनी चाहिए, जिससे आप आने वाली हर प्रॉब्लम का सामना कर पाओगे। और क्रिएटिव थिंकिंग, सृजनात्मक आपकी सोच होनी चाहिए, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने का आपका माइंड होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जल्दबाजी में बहुत सारे फैसले ले जाते हैं जिनके अंदर डिसीजन मेकिंग स्किल्स नहीं होती। और अगर आपके अंदर आप डिसीजन मेकिंग स्किल्स को डेवलप करते हो तो आप लाइफ में अच्छे से जी पाओगे। और कम्युनिकेशन, आप वर्क प्लेस पे जाते हो तो आपका जैसा कम्युनिकेशन रहेगा, आपका वैसा ही रिलेशन रहेगा अपने कलीग से, अपने जितने भी आसपास के जो सोसाइटी के लोग हैं उनसे। तो कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। और उसके बाद है सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं जागरूकता, कितने जागरूक हैं आप, कितना अवेयर हैं अपने आप को लेकर। ठीक है, तो ये कुछ स्किल्स होती हैं जो आपको इस योग्य बनाती हैं कि आप लाइफ की प्रॉब्लम्स को, चुनौतियों को कैसे फेस करोगे। नेक्स्ट टॉपिक है कार्यस्थल पर आवश्यक सॉफ्ट स्किल्स, कुछ ऐसी एसेंशियल सॉफ्ट स्किल्स जो कि हमें वर्क प्लेस पे चाहिए होती हैं। काम करने अगर हम कहीं जाते हैं, जॉब करने ऑफिस जाते हैं, तो हमें कुछ ऐसी स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जैसे कि आपको बताता हूँ, पहली है वर्किंग प्रोडक्टिवली। वर्किंग प्रोडक्टिवली इसका मतलब ये है, अपने भी जो भी हम काम को करते हैं, ठीक है, अपने रोजगार को बहुत अच्छे तरीके से करें, प्रोडक्टिव तरीके से करें। ठीक है, और रोजगार से अपने प्यार करें। जिस भी संस्था के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करते हो, ऑफिस के लिए काम करते हो, उनको अपना ही समझें, बहुत अच्छे तरीके से काम करना है। दूसरा है लर्निंग इफेक्टिवली, किसी भी चीज़ को आप सीखते हैं तो अच्छे तरीके से आप उसको सीखें। ठीक है, कोई भी स्किल्स को अगर आप सीखते हैं, कोई चीज़ को आप सीख रहे हैं, किसी चीज़ में आपको प्रतिष्ठा पानी है, ठीक है, अच्छे से आपको अपने वर्क प्लेस में अपना नाम बनाना है, उस क्षेत्र में आपको अपना डेवलपमेंट करना है। तो इसके लिए आपको उस चीज़ की एक तो लेटेस्ट सारी नॉलेज पता होनी चाहिए, नई नई चीज़ों को आपको सीखना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगला होता है कम्युनिकेटिंग क्लियरली। आप किसी से भी अगर कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको क्लियरली बोलना है, क्लियरली सामने वाले को समझ में आना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन आप कन्वे करना चाहते हैं सामने वाले को, उसको समझ में आनी चाहिए।
अगली जो एक स्किल है वो है थिंकिंग क्रिएटिवली। ये हमने पहले भी बात कर ली है। आपका सृजनात्मक आपके विचार होने चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग करनी है, क्रिटिकली आपको आपकी थिंकिंग करनी है। ठीक है, आपकी थिंकिंग क्रिटिकल होनी चाहिए, यानी कि आपको क्या करना है कि पूरा विश्लेषण करना चाहिए। किसी भी चीज को ऐसे ही नहीं समझ लेना चाहिए, आपको विश्लेषण करना चाहिए, क्या चीज सही है, क्या चीज गलत हो सकती है। ठीक है, ये स्किल होनी चाहिए। नेक्स्ट है मिलजुल कर कार्य करना, टीम वर्क करना। जैसा कि आपके सामने लिखा भी हुआ है, आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ आपको मिलजुल के काम करना चाहिए। ठीक है, झगड़े होते हैं तो उनको निपटाने चाहिए, सुलझाना चाहिए समस्याओं को। अपने आसपास जो काम कर रहे हैं सभी को आपको मतलब अच्छे से सबसे बना के रखनी चाहिए और अपना मिलजुल के काम को करना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो ये था हमारा आज के इस पार्ट में। पार्ट थर्ड हम जल्दी ही लाएंगे। सबसे पहले तो आप कमेंट में ये बता देना वीडियो आपको कैसी लगी, उसके बाद कुछ भी आप लिखना। ठीक है, तो ये मेरे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि मैं आपको पहली बार पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे और मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कितना समझ में आया। ई बुक हमारी बाकी सब्जेक्ट्स की जल्दी ही आएंगी, जैसे ही आएंगी मैं आपको बता दूंगा, अभी बन रही हैं। बाकी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।